रैपिड रिवीजन सेशन पीरा एसडीओ के हवाले से आज हमारा लेक्चर 3 है और डे 3 है। इस हवाले से आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लैटिन मैगजिम्स पे बात करेंगे और इसके बाद जो है हम स्टैच्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ वही बातें आपसे शेयर करूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अक्सर और बेशतर जो है वो पूछी जाती हैं। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। आप फोकस करके जो है इसको सुने। अगर आपने लैटिन मैगजिम्स के ऊपर डिटेल लेक्चर देखना है तो दो लेक्चर्स की शक्ल में मेरी इसी चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर दो वीडियोस मौजूद हैं, लैटिन मैगजिम पार्ट 1 और लैटिन मैगजिम पार्ट 2। तो वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट 60+ जो हैं वो लैटिन मैगजिम शेयर किए गए हैं। इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर जो है लैटिन मैगजिम का एक बाकायदा टेस्ट है और उस टेस्ट में मैंने वो क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो लेक्चर के अंदर मैंने बहुत कम बताए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 3 वीडियोस आप जरूर देखें और उसके बाद रैपिड रिवीजन सेशन जो है आपको काफी हेल्प करेगा चीजें समझने में। तो पहला पोर्शन डे 3 का लैटिन मैगजिम पर कंप्राइज अप होगा और दूसरा पोर्शन जो है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे मैक्सिममली स्टैच्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर बड़े मुख्तसर अंदाज में। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अब इनिशियो। एक लैटिन टर्म है अब इनिशियो। इसका मीनिंग है शुरू से। किसी अमल या मामले को इब्तदा ही से दुरुस्त समझ लेना क्या कहलाता है? अब इनिशियो कहलाता है। फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि कोई काम शुरू हुआ तो इब्तदा ही से पता चल जाए कि ये जो केस है ये ठीक है या गलत है और इब्तदा ही से राय देना शुरू कर दी जाए तो वो किस जुमरे में आएगा? वो अब इनिशियो कहलाएगा। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट मैगजिम है जिसको हम नाम देते हैं एक्टस रियस, यानी कि जुर्म का वो अमल जिसमें जिस्मानी तौर पर सरजद हो, जो जिस्मानी तौर पर सरजद हो उसको कहते हैं एक्टस रियस यानी गिल्टी एक्ट। तो गिल्टी एक्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है एक्टस रियस कहलाता है। जिसमें सपोज करें कोई चोर है तो वो चोरी के लिए जो है वो क्या करता है, अपना हाथ है, पांव है, अपनी बॉडी है, इसको यूटिलाइज करता है ना। तो ये फिर किस जुमरे में आएगा? एक्टस रियस के मीनिंग में आएगा। इसके बाद है एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है फॉर दिस पर्पस ओनली, टेम्परेरी आर स्पेशल, यानी वक्ती तौर पर मखसूस मकसद के लिए जो है किसी चीज के बारे में अगर कोई बात की जाए तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एड हॉक। एड हॉक का लिटरल मीन है टेम्परेरी, यानी थोड़े लम्हे के लिए वक्ती तौर पर जो है किसी चीज के बारे में बात करना। उसके बाद है एड अफिनिटम। एड अफिनिटम जो है ये बेसिकली टू इन्फिनिटी एंडलेसली, विदाउट एंड जो है इसके मीनिंग में आता है। यानी कि अगर कोई मामला बहुत बड़ा हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, काफी टाइम ले तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ला इंतहा, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक, बिला इंतहा के मीनिंग में जो है वो आता है। इसलिए एड इंफिनिटम का जो मतलब होगा वो क्या होगा? वो टू इंफिनिटी होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एड इंट्रिम। एड इंट्रिम जो है इसका मतलब है इन द मीन टाइम फॉर एन इंट्रिम पीरियड, यानी वक्ती तौर पर, अबूरी तौर पर अगर कोई काम थोड़े लम्हे के लिए जो है, जैसे एड इंट्रिम का मीनिंग हम उस वक्त यूज करते हैं लॉ प्रोसीजर्स के अंदर। कोई जमानत है वक्ती तौर पर, अबूरी तौर पर मंजूर हो गई तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एड इंट्रिम। एड इंट्रिम का मतलब क्या? फॉर एन इंट्रिम पीरियड, यानी वक्ती तौर पर या अबूरी तौर पर। नेक्स्ट है जी आडी अल्ट्रम पार्टिम, यानी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस ये लैटिन मैगजिम है। हियर द अदर साइड, नो वन टू बी कंडेम्ड अनहियर्ड। दूसरे फरीक को भी सुना जाए, सुने बगैर फैसला नहीं किया जा सकता। यानी जब दो फरीक हों, एक फरीक अपनी बात मुकम्मल कर ले तो फिर कोई भी जो जज है वो अपना फैसला सुनाएगा नहीं जब तक आडी अल्ट्रम पार्टम जो है दूसरे फरीक को ना सुन लिया जाए। तो इसका मतलब यही है कि एक को सुनकर फैसला नहीं दिया जा सकता जब तक दूसरे को ना सुना जाए। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोनाफाइड कहते हैं। बोनाफाइड जो है इन गुड फेथ, जेन्युइन के मीनिंग में आता है, नेक नियति, हकीकी तौर पर। और जो काम बोनाफाइड में किया जाए, गुड फेथ में किया जाए, उस पर फिर जो कार्रवाई है वो नहीं होती, उस पर जो है वो मुजरिम काउंट नहीं होता, उसको सजा नहीं मिलती। जैसे एक बंदा है वो क्या करता है, अंदर बच्चा मौजूद है, वो बच्चे को बचाने के लिए कार वगैरह का जो शीशा है वो तोड़ देता है ताकि बच्चे को बचाया जाए। अब कार का शीशा तोड़ना तो जुर्म है, लेकिन उसने ये शीशा क्यों तोड़ा? बच्चे को बचाने के लिए। इसलिए वो किस जुमरे में आएगा? इन गुड फेथ के जुमरे में आएगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। मालाफिड जो है इन बैड फेथ, बदनियती के साथ, धोखे के साथ, फरेब के इरादे से जो है कोई काम करना,
ये किस में आएगा, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स है। बोनाफिड इन अ गुड फेथ और मालाफिड जो है इन बैड फेथ जो है इस जुमरे में आएगा। नेक्स्ट है जी डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब है इनफैक्ट, इन प्रैक्टिस, थ्रो दो नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड, हकीकी तौर पर या अमली तौर पर जो काम है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफेक्टो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी डीजियो, बाय लॉ, लॉफुल, कानूनी तौर पर। कानून हम कहते हैं ना कि कानूनी तौर पर यह चीज जुर्म है, कानूनी तौर पर यह चीज हराम है, कानूनी तौर पर यह चीज फलां है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है लैटिन में वो क्या इस्तेमाल होती है, डीजियोर, बाय लॉ, बाय लॉफुल। नेक्स्ट है जी डी नोवो, नोवो मीन न्यू, तो क्या कहेंगे, ए न्यू, ए फ्रेश, फ्रॉम द बिगिनिंग, एज सरेनो, नए सिरे से कोई काम किया जाए तो उसके लिए क्या कहते हैं, डी नोवो। यानी आपको किसी भी केस को कंटिन्यू करने के लिए डी नोवो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, नए सिरे से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नए सिरे से किसी चीज को स्टार्ट करना जो है वो किस जुमरे में आता है, वो डी नोवो के जुमरे में आता है। नेक्स्ट है जी एक्स ग्रेटिया। एक्स ग्रेशिया जो है एज अ फेवर, वॉलेंट्री, विदाउट एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, यानी रजा कराना, इनायत या बगैर जिम्मेदारी तस्लीम किए। एक्स ग्रेशिया जो है ये एक फेवर के जुमरे में आता है, वॉलेंट्री के जुमरे में आता है, जिसमें रजाकाराना तौर पर जो है कोई बंदा अपनी खिदमत सरंजाम देता है। जैसे किसी जगह कोई जुर्म हुआ तो एक बंदा जो है उसने इस चीज को देखा, बगैर किसी नफा नुकसान के, जस्ट हेल्प के पर्पज से वो क्या करता है, दूसरे की मदद करता है, अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है कि जी वाकई मामला इस तरह था। तो वो किस मीनिंग में आएगा, किस जुमरे में आएगा, एक्स ग्रेशिया के जुमरे में आएगा। नेक्स्ट है जी एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो जो है ये बाय विर्चू ऑफ वंस ऑफिस आर पोजीशन, ओहदे की बुनियाद पर, ओहदे के इतबार से जो है कोई चीज बयान की गई हो तो वो किसके लिए आएगा, क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, एक्स ऑफिशियो। जी एक्स ऑफिशियो के मुताबिक फलां इसका जो है वो क्या है, वो इसका चेयरमैन है। ऑफिशियो के, एक्स ऑफिशियो के मुताबिक फलां के पास ये दायरेकार, ये अख्तियारात हैं। तो एक्स ऑफिशियो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, जिसका मीनिंग क्या है, बाय विर्चू ऑफ वन ऑफिस आर पोजीशन। सिंपली कहूं तो यूं कहूंगा कि अगर एक बंदा एक से ज्यादा किसी चीज का होल्ड रखता हो तो वो किस जुमरे में आएगा, वो एक्स ऑफिशियो के जुमरे में आएगा कि जी उसका ओरिजिनल चार्ज ये है, लेकिन इसके बावजूद वो ये काम भी सरंजाम दे सकता है। नेक्स्ट है जी अबीडम, IBID के नाम से ये जाना जाता है। अबीडम जो है इन द सेम सोर्स प्लेस साइटेड अर्लियर, जैसा कि ऊपर हवाला दिया गया। अब देखिए एक लॉ में अमूमन क्या होता है, अगर कोई बात रिपीट हो रही हो तो बजाय उस बात को बार बार रिपीट करने के क्या वर्ड यूज किया जाता है, IBID, यानी इसका हवाला फलां पेज के ऊपर फलां जगह पर जो है वो पहले मौजूद है। अगर आपने ये चीज देखनी है, ये चीज समझनी है तो ये वहां जाकर जो है इसको देखिए। इसके लिए वर्ड यूज होता है अबीडम या IBID, इन द सेम सोर्स प्लेस साइटेड अर्लियर, जैसा कि ऊपर हवाला दिया गया है। इसके बाद है इम्पेडिमेंट्स, जो हैं ये हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स के मीनिंग में आता है, रुकावट। यानी आमतौर पर किसी काम को, जैसे फेयर ट्रायल में कोई रुकावट डालता है मुख्तलिफ तरह की सिफारिशें करवा के, तो ये किस में आएगा, इम्पेडिमेंट्स के अंदर आएगा, हर्डल्स या रुकावट के मीनिंग में आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी इंटर इलिया, इमंग अदर थिंग्स, दीगर चीजों के अलावा, यानी कि इसमें जो इंटर इलिया का वर्ड है ये बेसिकली मीन देता है इमंग अदर थिंग्स, यानी कि एक तो मेन चीज हो गई और इसके अलावा बाकी चीजें जो इंप्लीमेंट होती हैं उनमें फलां चीज जो है वो इसमें शामिल है। तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इंटर इलिया की टर्म यूज करते हैं। इंटरवीवस, इंटरवीवस का मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टीज, ट्रांसफर मेड वाइल लाइफ, हयात बहमी, जिंदगी के दौरान। यानी कि कोई काम जो है अगर किसी की जिंदगी के दौरान वकूफ पजीर हो गया हो तो फिर उसके लिए ये टर्म यूज होती है इंटरवीवस। जैसे दो लोग थे, उनके दरमियान कोई मुआहदा तय हुआ किसी जमीन से रिलेटेड, किसी जायदाद से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद एक बंदा जो है वो उनकी डेथ हो जाती है या वो उस जगह से मूव कर जाता है, तो उसके लिए टर्म क्या यूज होती है फिर के हयात बाहमी, जिंदगी के दौरान होने वाला मुआहदा जो है दो पार्टीज के दरमियान, वो क्या कहलाता है, इंटरवीवस कहलाता है। इंट्रावेरीज जो है विद इन द लीगल पावर और अथॉरिटी, अख्तियारात के अंदर रहकर जो है, लीगलिटी के जो अख्तियारात हैं इसमें रहकर जो है वो वर्क करना इंट्रावेरीज कहलाता है, अख्तियारात के अंदर रहकर। जी हमारा जो बेसिकली अपना मजिस्ट्रेट है उसके ये अख्तियारात हैं, इंट्रावेरीज हैं,
वो इन अख्तियारात के मामले में काम कर सकता है। हमारे एसडीओ पीरास हैं, उनके स्पेसिफिक अख्तियारात हैं, उनकी अपनी स्पेसिफिक लीगल पावर्स है। इसी तरह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपने अख्तियारात हैं। इंजुरा सिन डिमानो डेमनो, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, लीगल रॉन्ग विदाउट लॉस, कानूनी नुकसान बगैर हकीकी माली नुकसान। अब देखिए, बाज औकात क्या होते हैं कि ऐसा काम अगर सरजद हो जाए जिसमें कानूनी तौर पर तो उसको डैमेजिंग हो, लेकिन हकीकी या माली नुकसान कोई ना हो, जैसे किसी की इज्जत के ऊपर जो है कोई अटैक करे, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है इंजुरा सिन डिमानो जो है वो यूज होती है। लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज या लीगल रॉन्ग विदाउट लॉस, कानूनी नुकसान बगैर हकीकी माली नुकसान के। नेक्स्ट है जी इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, बाय दैट वेरी फैक्ट, बजाते खुद। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जज साहब ने क्या किया, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब ने जो है इप्सो फैक्टो ले लिया, यानी कि बजाते खुद जो है किसी चीज का के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, या बजाते खुद जो है किसी को स्टडी करना शुरू कर दिया। अगर किसी चीज को कोई भी क्या करे, बजाते खुद एक्शन ले, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इट सेल्फ, बाय दैट वेरी फैक्ट। उर्दू में मीनिंग आएगा बजाते खुद। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी कहते हैं राइट या स्टैंडिंग टू स्यू आर बी हेयर्ड इन द कोर्ट, यानी दरखास्त दायर करने का हक या मुकदमा लड़ने का जो हक है किसी भी फरीक का, वो क्या कहलाता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकस स्टैंडी। नेक्स्ट है जी मेंजरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, क्रिमिनल इंटेंट, मुजरिमाना इरादा जो है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेंजरिया, बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी म्यूटेटस म्यूटेंडिस। म्यूटेटस म्यूटेंडिस जो है विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड, जरूरी तब्दीलियां करके किसी चीज के अंदर अगर कुछ प्रोसीजरल तब्दीलियां की जाएं, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं म्यूटेटस म्यूटेंडिस। याद रखिएगा, विदाउट नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड, जरूरी तब्दीलियां करके किसी को जो है वो मैनेज करना, एडजस्ट करना। नेक्सस जो है ये एक कनेक्शन और लिंक को कहते हैं, राबता या ताल्लुक, जैसे एक केस का दूसरे केस के साथ कोई लिंक हो ना, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नेक्सस या अ कनेक्शन और लिंक, राबता या ताल्लुक। नेक्स्ट है जी नॉनेस्ट, यानी इज नॉट, नॉट इन एग्जिस्ट, मौजूद ही नहीं है। मतलब कोई चीज अगर ऐसी किसी दावे में बयान की जाए जो एग्जिस्ट ही ना करे, तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, नॉनिस्ट यूज करते हैं, इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि वो चीज पार्टिकुलरली मौजूद ही नहीं है। इसके बाद है ओबिटर डिक्टम, जज इंसिडेंटल रिमार्क, नॉट इसेंशियल टू द रेशियो, नॉट बाइंडिंग, गैर लाजिम तबसरा जो है, मुशाहिदा जो है, मतलब कभी कभी किसी एक केस से दूसरे केस को रिलेट कर दिया जाए, जो रिलेट करने से जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, जस्ट जो है कोई पार्टिकुलर बेनिफिट ना हो, तो उसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है ओबिटर डिक्टम, गैर लाजिम तबसरा या मुशाहिदा। उसके बाद है ऑस्टेंसिबल ऑनर, एपरेंट और प्यूटेटिव ऑनर अपीयर टू बी ऑनर, बजाहिर मालिक या दिखाई देने वाला मालिक। असल में ना बाज औकात ऐसा होता है जो असली मालिक होता है वो अवेलेबल नहीं होता, सपोज करें वो आउट ऑफ कंट्री है, या तो उसके जो जानने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो उस जायदाद के हवाले से जो केस की पैरवी वगैरह करते हैं या अपने मामलात देखते हैं उनके, तो उनके लिए टर्म यूज की जाती है ऑस्टेंसिबल ऑनर, यानी कि हकीकी वो उसका मालिक नहीं है, लेकिन बाज़ाहिर जो है उसकी एक्टिविटीज ये बताती हैं कि वाकई वो उस चीज का क्या है, मालिक है। पर्स, पर्सी जो है ये बाय इट सेल्फ या इंट्रेंसिकली के तौर पर यूज होता है, बजाते खुद, अपने तौर पर, पर्स इट सेल्फ, यानी अगर कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी बजाते खुद तरीके से की जाए जिसमें कोई दूसरी कानूनी हेल्प ना मिल सके, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पर्सी। नेक्स्ट है जी प्रमा फिशाई, प्रेमा फिशाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। एट फर्स्ट ग्लैंस, ऑन द फेस ऑफ इट, यानी बादियो नजर या पहली नजर में। जब हम बादियो नजर की टर्म यूज करते हैं या पहली नजर में किसी चीज के बारे में वर्ड यूज करते हैं, तो हम साइंटिफिकली क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं प्रेमा फिशाई। एट फर्स्ट ग्लैंस या ऑन द फेस ऑफ इट के मीनिंग में आता है बादियो नजर या पहली नजर में। नेक्स्ट है जी प्रीव्यू जो है
स्कोप, रेंज ऑफ अथॉरिटी और ऑपरेशंस, दायरे कार या हदूद के जुमरे में आते हैं। पुरव्यू, स्कोप, रेंज ऑफ अथॉरिटी और ऑपरेशन जो है इसके लिए ये टर्म यूज की जाती है। इसके बाद कुजाई जो है, कुजाई की टर्म भी बहुत अहम है। ये आमतौर पर रिजेंबलिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, बिल वास्ता या निस्बती तौर पर। तो जब एक चीज का रिलेशन दूसरी चीज के साथ मंसूब करना हो, एक चीज को जोड़ा जाए दूसरी चीज के साथ, तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कुसाई जो है वो बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है जी रेशो डिसाइडेंडी, बहुत अहम टर्म है। लीगल प्रिंसिपल या रीजन ऑन विच अ डिसीजन रीसेट्स, यानी फैसले की बुनियाद या मंतकी दलील के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो रेशो डिसाइडेंडी है। इसके अलावा एक और टर्म होती है रेस ज्यूडिकेटा। जो रेस ज्यूडिकेटा है इसका मतलब होता है मैटर ऑलरेडी फैमिली एडजुडिकेटेड, नॉन रीलिगेशन, नो रीलिटिगेशन, यानी फैसला शुदा मुकदमा, तो दोबारा समाअत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर रेस ज्यूडिकेटा का वर्ड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी मुकदमे का फैसला हो चुका हो, तो फिर उसकी वापस जो है वो दोबारा समाअत नहीं हो सकती। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद है रेस सब जुडिस, मैटर पेंडिंग बिफोर कोर्ट, कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमा जो है या ऐसा मुकदमा जब फैसले का मुंतजिर हो, यानी रेस सब जुडिस और रेस ज्यूडिकेटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेस सब जुडिस का मतलब है अभी फैसला नहीं हुआ, फैसला आगे हो, और रेस ज्यूडिकेटा का मतलब है कि फैसला जो है वो हो गया है और उसकी दोबारा समाअत नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी सेंडाई, विदाउट फिक्सिंग अ डे, इनडेफिनेटली एडजॉर्नमेंट, बगैर किसी मुकर्रर तारीख के या गैर मुअय्यना मुद्दत तक कोई काम किया जाए तो उसके लिए टर्म क्या यूज होती है? उसके लिए टर्म यूज होती है सेंडाई। याद रखिएगा, बगैर किसी मुकर्रर तारीख के या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम सेंडाई कहते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिन कोआ नन, एन इनडिस्पेंसेबल कंडीशन, इसेंशियल एलिमेंट, बुनियादी शर्त, यानी किसी चीज में बहुत सारी शराइत तय हों तो उनमें जो सबसे मेन शर्त होगी उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे सिन कोआ नन, यानी कि सबसे इसेंशियल एलिमेंट, सबसे बुनियादी शर्त जो है वो ये है। नेक्स्ट है स्टेटस कोआ, यानी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मौजूदा हालात में, सूरत हाल में, मौजूदा कंडीशन में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए बायोलॉजिकली हम क्या वर्ड अपना लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? स्टेटस कुआ जो है वो वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी सोमोटो। सोमोटो अक्सर बार आप लोगों ने सुना होगा, वो जी चीफ जस्टिस ने सोमोटो नोटिस ले लिया, एज खुद नोटिस की समाप्त, ऑन इट्स ऑन मोशन, कोर्ट या अथॉरिटी एक्ट विदाउट पार्टी प्रॉम्प्ट, यानी एज खुद नोटिस, खुदकार तरीके से कार्रवाई करना जो है, इसके लिए सोमोटो का टर्म इस्तेमाल होती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू क्वैश, टू एनवल, ओवरटर्न, कैंसल एन ऑर्डर आर प्रोसेस, किसी काम को मनसूख करना या कालअदम करार देना जो है, इसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है टू क्वैश, यानी टू एनवल, ओवरटर्न या कैंसल एन ऑर्डर आर प्रोसेस, किसी काम को मनसूख करना या कालअदम करार देना जो है उसके लिए ये टर्म हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट मैक्सिम है जी, अल्ट्रा वेरीज बियॉन्ड द लीगल पावर आर अथॉरिटी, अख्तियारात से बालातर या हदूद से बाहर, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अल्ट्रा वेरीज। तो ये मैंने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपको लैटिन मैगजीन्स बताई, उनके इंग्लिश में मीनिंग बताए और उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन बताई, ताकि आपके एमसीक्यू में कोई सेंटेंस आए ना इनसे रिलेटेड, तो अगर आपको मीनिंग क्लियर होंगे ऑटोमेटिकली आपके एमसीक्यूज के गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, उर्दू में मीनिंग करूं तो कानून की ताबीर और तशरीह। और अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के ऊपर एमसीक्यूज नीडेड हैं तो आपके इसी अपना यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में इसके एमसीक्यूज का लेक्चर अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल में इस लेक्चर को जानना है, समझना है, तो वो भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एसडीओ पीरा के अंदर इसका डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। हम यहां पर अंडरस्टैंडिंग हाउ कोर्ट एक्सप्लेन एंड अप्लाई लॉ, यानी अगर मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज को आसान अल्फाज में बताऊं तो इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट किस तरह से जो है एक्सप्लेन करती है और अप्लाई करती है लॉज को, किस तरह से लॉज जो है वो अंडरस्टैंड किए जाते हैं। और ये बड़ा खास लेक्चर होने वाला है आपका। मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको स्टैच्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो फिंगर टिप्स पे याद करवाने वाला।
तो आइए देखते हैं स्टैच्यू बेसिकली होता क्या है। तो स्टैच्यू बेसिकली जो है एक फॉर्मल रिटन लॉ है और इसको कौन पास करता है? पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, याद रखिएगा। अब मैनी पीपल जो हैं वो इनको अप्लाई करते हैं और हर एक को इसको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में मैं कुछ स्टैच्यूज की एग्जांपल बताऊं तो फेमस एग्जांपल है, इस पर हमारा लेक्चर भी मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड पर, और इसका टेस्ट भी आपकी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है पीपीसी का, जो क्राइम्स और पनिशमेंट को डील करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, ये प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड है और इस पर भी हमने बाकायदा डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है और एमसीक्यूज का टेस्ट भी अवेलेबल है। इनकम टैक्स लॉ जो है ये किसको डील करता है? टैक्सेशन को। तो ये जो तीनों है, पीपीसी, सीआरपीसी, इनकम टैक्स लॉ, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैच्यूज। अच्छा जी, हाउ स्टैच्यू वर्क, स्टैच्यू काम कैसे करता है? तो आप बताएंगे स्टैच्यू जो है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इन्फोर्स करते हैं लॉ को, और जुडिशरी जो लॉ की क्या करती है? तशरीह करती है, यानी कि इंटरप्रेट करती है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्टैच्यू के काम करने के लिए कितना ऑर्गन्स की जरूरत होती है? 3 की। और वो 3 गवर्नमेंट ऑर्गन कौन से हैं? तो आप बताएंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट मेक रूल एंड फॉर्म्स टू अप्लाई लॉज। गवर्नमेंट क्या करती है? रूल एंड फॉर्म बनाती है लॉज को अप्लाई करवाने के लिए। कोर्ट क्या करता है? उनकी फिर बाद में इंटरप्रिटेशन करता है इन बोथ लॉज एंड रूल्स की, ताकि इनमें कोई जो है वो डिस्प्यूट ना रहे। इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पेश आती है? कोर्ट इंटरप्रेट करती है लॉज को, क्यों? क्योंकि वर्ड्स के एक तो मल्टीपल मीनिंग होते हैं और लॉ बनाने वाले ने इसका मीनिंग क्या लिया है इसको देखना लाजिम है। दूसरा यह है कि जो लॉ मेकर है वो कभी कभी लॉ बनाते हुए गैप छोड़ जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, और उन मिस्टेक को रिजॉल्व करना जो है बेसिकली ये काम है। और सोसाइटी, हमारे मुआशरे वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन लॉज जो है वो क्या है? सेम है। इसलिए सोसाइटी के हिसाब से लॉ को क्या करना? इंटरप्रेट करना। डिफरेंट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट, और बाजों का अगर 2 लॉज हो ना तो उनमें आपस में क्या आ जाता है? तजाद आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उस वक्त अदालत क्या फैसला करती है ये देखना लाजिम है। टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट, तो किसी बंदे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो भी लाजिम है। गोल डिस्कवर एंड अप्लाई व्हाट पार्लियामेंट ट्रूली इंटेंडेड, यानी कि इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि जब लॉ बनाया गया तो उस वक्त इसका मकसद क्या था, उस वक्त इसका पर्पस क्या था, उस वक्त इस पर चेक एंड बैलेंस क्या था, वो देखना जो है वो जरूरी है। और आमतौर पर इंटरप्रिटेशन के 3 रूल्स हैं जिनमें लॉज की इंटरप्रिटेशन की जाती है। एक को हम लेटरल रूल कहते हैं, एक को गोल्डन रूल कहते हैं, एक को मिसचीफ या पर्पोसिव रूल कहते हैं, और ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको लेटरल रूल बताता हूं। ये प्लेन मीनिंग रूल है, यानी जो इंग्लिश डिक्शनरी में, ऑर्डिनरी डिक्शनरी में मीनिंग होगा उसी पर ही इसको एडजस्ट किया जाएगा। और आमतौर पर ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब लैंग्वेज क्लियर। इफ लॉ से पनिशमेंट इज डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, कोर्ट मस्ट अप्लाई एग्जैक्टली दैट। सपोज लॉ कहता है किसी चीज की पनिशमेंट मौत है या उम्र भर कैद है, तो फिर लॉ क्या करेगा? जब कोई वो काम करेगा ऑटोमेटिकली इनमें से कोई 2 सजाएं जो हैं वो जजेस क्या करेंगे? मुंतखब कर लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग है। मौत का मतलब मौत ही है और उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही है। इफ इट गिव्स अ नॉन सेंस और अनफेयर रिजल्ट, अगर कोई वर्ड्स ऐसे हों जिनका लिटरल मीन जो है वो थोड़ा सा अजीब हो और उसका मतलब चेंज हो, तो कोर्ट जो है वो फिर क्या करती है? बाकी रूल अप्लाई करती है, जिनमें एक है गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल जो है ये बेसिकली अवॉइड करता है किसको? एब्सुर्डिटी को, क्योंकि एब्सुर्डिटी बेसिकली अभामियत को खत्म करता है। यूज लिटरल मीनिंग अनलेस इट लीड्स टू द एब्सुर्डिटी। आमतौर पर अनफेयर और इलॉजिकल जो रिजल्ट्स हैं ये इनसे हमें बचाता है, और आमतौर पर ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब लिटरल मीनिंग जो है वो अभाम पैदा करे। लिटरल मीनिंग से चीज समझ ना आए तो फिर जो है इन लॉज को, इन रूल्स को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। इसका जो बेसिक गोल है वो अवॉइड करना है किसको? अनफेयर और इलॉजिकल रिजल्ट्स को, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो नो वन शैल एक्ट इन द विसिनिटी ऑफ द स्कूल इंक्लूड इनसाइड द स्कूल टू। अब देखिए एक लॉ बनाया गया भाई, स्कूल की जो सराउंडिंग है, विसिनिटी कहते हैं सराउंडिंग को, उस पे कोई नहीं बंदा जो है वो जा सकता, कोई नहीं ठहर सकता। अब एक बंदा कहे जी लॉ के मुताबिक तो स्कूल के इर्द गिर्द है, मैंने इर्द गिर्द तो नहीं ठहरा था, मैं तो अंदर ठहरा था। तो फिर कानून इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा कि इर्द गिर्द से मुराद
स्कूल का अंदर भी शामिल है। आमतौर पर क्रिमिनल्स जो है ना वो क्या करते हैं, बाज़ औक़ात क्लेवर पीपल इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनर वर्डिंग के हेर फेर से, सजा से बचने के लिए। इसलिए ये क्या करता है, स्टॉप द क्लेवर पीपल फ्रॉम एस्केपिंग पनिशमेंट बिकॉज ऑफ माइनर वर्डिंग इश्यूज। मिसचीफ आर पर्पोसेबल, ये बेसिकली इस पर बात करता है कि व्हाट प्रॉब्लम, बेसिकली मसला क्या था। अप्लाई द लॉ इन अ वे दैट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये इस तरह अप्लाई होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जैसे कंज्यूमर लॉज है, इंटरप्रेट टू प्रोटेक्ट बायर्स, ये आमतौर पर बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एम्फासाइज करते हैं पर्पस या स्पिरिट ऑफ द लॉ, कि लॉ जब बनाया गया था उस वक्त उसका पर्पस क्या था। देखे ना, जब कोविड था, लॉ था अभी मास्क लाजमी पहनने, अब जो लोग मास्क नहीं पहनते थे उनके खिलाफ बाकायदा से हमारे यहां तो FIR तक हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कोविड की वबा जो है वो खत्म हो गई है ना, या कम हो गई है, तो अब मास्क जो है उस पर तो ये लॉ आज अप्लाई नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट है जी एड्स इंटरप्रिटेशन। आमतौर पर इंटरप्रिटेशन के लिए दो टाइप की एड से हेल्प ली जाती है। एक इंटरनल एड जो इनसाइड द एक्ट हो, जब लॉ बनाने वाले ने ये लॉ दिया हो ना, तो सबसे पहले वो प्रीएम्बल देता है कि इस लॉ का मकसद क्या है, फिर टाइटल देता है, टाइटल हमें बताता है कि ये लॉ क्यों बनाया गया, फिर वहां पर पाए जाने वाले वर्ड्स का मीनिंग देता है जिससे लॉ समझने में आसानी होती है, फिर प्रोविजंस देता है, एक्सेप्शन देता है कि ये लॉ कब कब कैसे सेट होगा, फिर शेड्यूल देता है जिसमें वो एक्स्ट्रा डिटेल बताता है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये इंटरनल एड्स के अंदर आएंगी, इनसाइड द एक्ट के मीनिंग में आएंगी। लेकिन इसके अलावा एक्सटर्नल एड्स भी हैं आउटसाइड ऑफ द एक्ट। इसमें फिर जजेस क्या करते हैं, जो लॉ बनाने वाली कमेटी के लोग थे उनकी स्पीचेस देखते हैं, वो डिक्शनरी और लीगल बुक का सहारा लेते हैं, उस लॉ से मंसूब इंटरनेशनल ट्रेटीज जो हैं, मुआहदे जो हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, फिर जो पहले जजमेंट क्या हुई थी ऐसे केसेस की उनको भी प्रिसीव करते हैं। यानी हेल्प फाउंड आउटसाइड द लॉ, लॉ रिपोर्ट और कमेटी रिपोर्ट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, डिक्शनरी एंड लीगल बुक्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, अर्लियर कोर्ट जजमेंट प्रोसीडिंग्स, और इसके अलावा कोर्ट प्रेफर इंटरनल एड फर्स्ट एंड यूज एक्सटर्नल ओनली इफ नीडेड। तो कोर्ट पहले किसको प्रेफरेंस देगा, इंटरनल को। हाँ, अगर इंटरनल जो है वो काफी नहीं है तो फिर एक्सटर्नल का क्या लिया जाएगा, सहारा जो है वो लिया जाएगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कानून पर बात करूं तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर की है किसी चीज को समझने के लिए, रीड द होल स्टैट्यूट टू गेट, तो सारे एक लाइन को ड्राइव करके ना उससे मतलब नहीं समझा जा सकता, बल्कि सारी चीजों का मुखफ़्फ़ और मीनिंग समझना जरूरी है। स्पेसिफिक लॉज ओवरराइड द जनरल लॉ, हाँ, किसी चीज के बारे में पहले एक कानून था, फिर एक खास कानून बनाया गया है, तो खास कानून को जो है वो तरजीह दी जाएगी किसके ऊपर, जनरल के ऊपर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कानून पर बात करें तो न्यूअर लॉज ओवरराइड ओल्डर लॉज, न्यू लॉज में वो ओल्डर के ऊपर क्या करेंगे, फोकियत पाएंगे। पेनल एंड टैक्स लॉज जो हैं, पीनल एंड टैक्स लॉज जो हैं, ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इनकी की जाएगी, जबकि जो वेलफेयर लॉज हैं ये लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है इनकी की जाएगी। यानी कि अगर पीनल और टैक्स लॉज हैं तो फिर इंटरप्रिटेशन में स्ट्रिक्टनेस को अडॉप्ट किया जाएगा, और अगर वेलफेयर के लॉज हैं तो फिर थोड़ा सा इसमें वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो माइन्यूट कर दी जाएगी। अवॉइड एब्सर्ड और अनजस्टिस रिजल्ट, ताकि जो अनजस्टिस रिजल्ट है इनसे क्या किया जाए, इज्तनाब किया जाए। इसी तरह अगर मैं एप्लीकेशन बताऊं क्रिमिनल एंड टैक्स लॉज में, तो क्रिमिनल लॉज जैसा कि PPC है, CRPC है, प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, इसके अलावा लेटरल रूल जो है यूज करते हैं, गोल्डन है, पर्पोसिव है, इसके अलावा इंटरप्रेट कंसेंट और पेनिट्रेशन टू प्रोटेक्ट द विक्टिम। और आमतौर पर यहां कंसेंट यानी वो जो अपना काम किया गया है उसके पीछे पर्पस क्या है, तो उसको भी जांचना जो है वो जरूरी है। टैक्स लॉ जो है आमतौर पर इसमें प्रॉपर्टी या मनी को प्रोटेक्ट किया जाता है। टैक्स कैन नॉट बी चार्ज अनटिल क्लियरली रिटर्न, तो क्लियरली रिटर्न होगा तो फिर चार्ज किया जाएगा, और अगर उसमें कोई डाउट हुआ तो फिर डाउट का फायदा जो है बेनिफिट गोज टू द टैक्स पेयर, तो फिर ये टैक्स पेयर को जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको SDO पीरा के टेस्ट के हवाले से कोई टेस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप PDF फॉर्म में टेस्ट जो है वो मंगवा सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और हर टेस्ट की डिस्कशन जो है हमारे इसी YouTube चैनल पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।